चेन्नई से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अरुण सेल्वराजन को पाकिस्तान के इशारों पर जासूसी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेल्वराजन के पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें एक श्रीलंका और एक भारत का है। एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि माना जा रहा है कि उसने कार्यक्रमों के प्रबंधन के नाम पर कई महत्वपूर्ण संस्थाओं में पहुंच हासिल की। एनआईए ने सेल्वराजन को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा है कि सेल्वराजन इंटरनेट संचार माध्यमों से सूचनाएं भेज रहा था। उसके बाद से कई सबूत जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। सेल्वराजन के खिलाफ श्रीलंका में भी आपराधिक मामले लंबित हैं और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। पुलिस के मुताबिक वो कोलंबो स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के इशारों पर काम करता था। यही अधिकारी उसे धन मुहैया कराता था। अरुण 2011 में भारत आया था और उसने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली, जिसके बाद सम्मेलनों और कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। वो कार्यक्रम आयोजित करने के नाम पर तटरक्षक बल और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में गया। मुंबई एयरपोर्ट पर अलकायदा इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर आतंकी हमला कर सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की पुष्टि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने की है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन मिलकर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुंबई एयरपोर्ट एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। इस बार आतंकी संगठन एयरपोर्ट पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। बता दें कि कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी नई शाखा बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये बातें सामने आई कि अलकायदा का स्लीपर सेल भारत में पहले से मौजूद है। इस बात की पुष्टि एनआईए के खुफिया दस्तावेज से हुई, जिसमें रियाज भटकल के साथ गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी ने एनआईए को बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी अलकायदा से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपात बैठक कर जम्मू कश्मीर में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कश्मीर के सैलाब में अभी भी 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में भयावह बाढ़ के बाद बचाव और राहत अभियान तेज करने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग दें। उन्होंने प्रभावित लोगों तक जरूरी चीजें तेजी से पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है। राज्य में राहत अभियानों की समीक्षा के लिए बुधवार देर शाम आपात बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। मोदी ने कहा कि भीषण आपदा में प्रभावित लोगों तक भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरी चीजें पहुँचाने पर तत्काल ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पहली प्राथमिकता श्रीनगर शहर में प्रभावित लोगों तक जरूरी चीजें पहुँचाने की होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मोदी ने गृह मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ राहत अभियान में मदद करने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल भेजा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीनगर के जलमग्न इलाकों में स्वास्थ्य और स्वच्छता तय करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि दूरसंचार के संपर्क बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और श्रीनगर में करीब 8000 लैंडलाइन सक्रिय हो गई हैं। बता दें कि सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ ने अब तक कुल 76,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। भोजन, पानी और जरूरी दवाओं को पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सेना ने राहत अभियानों में अपने 30,000 सैनिकों को लगा रखा है। वहीं वायुसेना के 80 विमानों की सहायता ली जा रही है, जिसमें C-17 परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यूपी के हापुड़ में 3 परिवार के 17 लोग कश्मीर में आई बाढ़ में फंस गए थे, लेकिन अब वो सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखवा इलाके के 3 परिवार के 17 लोग 28 अगस्त को वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो सैलाब में घिर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की तबाही से बचकर अपने घर हापुड़ पहुंचे 3 परिवार के 17 लोगों ने वहां का खौफनाक मंजर बयान किया और बताया कि किस तरह वो अपनी जान जैसे तैसे बचाकर अपने घर लौटे हैं। इन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर तबाही के मंजर का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर से सकुशल लौटे कपड़ा व्यापारी शिव कुमार ने कहा कि मौत आंखों के सामने थी और भगवान के भरोसे अपने परिवार को लेकर दर्शन किए और वहां से अपने घर वापस पहुंचे। इन लोगों ने जो मंजर देखा वो बयां किया, लेकिन वहां के हालात ये हैं कि पानी की बोतल 100 रुपए और ठहरने के लिए कमरे के लिए 500 रुपए की जगह 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कश्मीर में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोग अभी भी इस तबाही में फंसे हैं,
जिसमें पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के रहने वाले एक परिवार के 20 लोग भी शामिल हैं। परिवार वाले लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। पुरानी दिल्ली के इस परिवार के 20 लोग कश्मीर में आए सैलाब में फंसे हुए हैं। आफ्ताब का परिवार पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहता है। इस परिवार के 20 सदस्य शादी में शामिल होने 4 सितंबर को कश्मीर गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि कश्मीर में वो सैलाब में गिर जाएंगे। सर 4 तारीख के गए हुए सर, 4 दिन पहले कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने यही बताया था कि हम फंसे हुए हैं वहाँ पे बहुत मतलब खाने की भी तंगी हो रही है। दिल्ली आई नजराना परिवार भी कश्मीर में फंसा है और वो अपने परिवार के लिए सहायता मांग रही है। उनका कहना है कि वो तीसरी मंजिल पर फंसे हैं। मैंने बहुत कॉल किया, बट मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। 4 दिनों से हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा। वहीं कश्मीर के कमरवाड़ी में रहने वाली शाहीन के परिवार वाले भी फंसे हुए हैं। उनके मम्मी पापा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और न ही उनका कुछ अता पता है। हमें तो बहुत ही चिंता हो रही है। ना फोन जाता तो हमें थोड़ा सा सब्र होता, मगर फोन ही नहीं जा रहा है वहाँ पे, एक भी ना आ रहा न जा रहा है फोन। जिनके रिश्तेदार और परिवार के लोग कश्मीर गए हैं, अब बस वो ये आस लगाए बैठे हैं कि किसी भी तरह उनसे संपर्क हो जाए और वो वापस घर लौट आएं। यूपी के फिरोजाबाद में महिलाएं अपनों के जम्मू कश्मीर से लौटने के इंतजार में कुरान का पाठ कर रही हैं। कश्मीर में आई बाढ़ से तबाही में हजारों की संख्या में सैलानी लापता हैं। उनके परिजन परेशान हैं कि उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। यूपी के फिरोजाबाद के एक ही परिवार के 5 सदस्य कश्मीर में आई बाढ़ में लापता हैं। कश्मीर में फंसे लोगों के परिजन अपनों के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। फिरोजाबाद के 5 लोगों की सलामती के लिए कुरान पढ़ी जा रही है और ये तब तक पढ़ी जाएगी जब तक इनके परिजनों की कोई खबर नहीं आती। पूरे मोहल्ले की महिलाएं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं और ये सिलसिला पिछले 24 घंटे से जारी है। दरअसल फिरोजाबाद के नूरनगर में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य कश्मीर से लापता हैं। ये लोग 23 अगस्त को कश्मीर घूमने के लिए गए थे और इनका फोन रविवार को आया था कि ये लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिसके बाद से इनकी कोई खबर नहीं मिली है। बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने रोक के बावजूद लखनऊ में चुनावी सभा की। बीजेपी नेता और गोरखपुर के सांसद आदित्यनाथ ने सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए इजाजत न मिलने के बावजूद बुधवार को रैली कर डाली। आदित्यनाथ की 4 रैलियों को इजाजत नहीं दी गई थी और उन्हें चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा था। इस पाबंदी की परवाह न करते हुए आदित्यनाथ लखनऊ के मुंशी पुलिया में रैली करने पहुंच गए। आदित्यनाथ ने एक ट्रक में बनाए गए मंच में रैली को संबोधित किया। यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा और ये आखिरी रैली थी। इस रैली में आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और 2 सांसद मौजूद थे। चुनाव आयोग की कड़ी आपत्ति के बावजूद इस रैली में भी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिक मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमें इस आधार पर परेशान कर रहा है कि हम यूपी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को नोटिस इस आधार पर दिए जा रहे हैं कि लोग यूपी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। कब्रिस्तान की दीवार बनाकर सरकार एक ही संप्रदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन की इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र को पत्र लिखे जाने के बावजूद अभी तक राज्य को कोयला नहीं मिल रहा है, जिससे सूबे में बिजली की समस्या बनी हुई है। अखिलेश ने कहा कि कोयले को लेकर ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक सरकार को इसका जवाब नहीं मिला है। कोयले की कमी की वजह से कई संयंत्रों में बिजली का उत्पादन बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की तरफ से ऊर्जा मंत्री को कोयले के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। कई बिजली घरों में कोयले की भारी किल्लत है। 1-2 दिन के भीतर ही कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उसके कोटे की बिजली मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ बिजली की मांग भी ज्यादा है। इसे केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पहाड़ों के दरकने से उहल नदी झील में तब्दील हो गई है, जिससे आसपास के इलाकों में खौफ पैदा हो गया है। पहाड़ का सीना दरक गया तो नीचे मौजूद खूबसूरत उहल नदी का रास्ता भी रुक गया। इटलाती बलखाती जो उहल नदी मंडी जिले के कमांद इलाके की खूबसूरती बढ़ाती थी, वही नदी अब झील में बदलने लगी है। नदी का पानी रास्ते की बाधा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए मचलने लगा है, लिहाजा आसपास के गांव में खौफ पसर गया है कि पहले तो खिसकते पहाड़ ने हिलाया था, अब अगर झील बन गई नदी बम की तरह फटी तो कहीं मंडी में भी कश्मीर की दुख भरी कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी। वक्त की हर सेकंड बढ़ती रफ्तार के साथ लोगों में भय भी बढ़ता जा रहा है। कुछ मीटर चौड़ी नदी का प्रवाह 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।
उहल नदी के किनारे बसे गांव खाली करवाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जाने कब झील बनी नदी जिंदगी पर मौत बनकर फट पड़े। बड़ा खतरा इस बात का है कि उहल नदी की इसी धारा में आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कभी पहाड़ों का सीधा छलनी कर नदी पर बांध भी बनाया गया था। भीतर से खोखले पहाड़ ऊपर से टूटने लगे हैं, तो उहल नदी से लगे गांव के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पूरे बांध पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत है। प्रशासन ने इलाके को खाली करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में एक बड़े इलाके में लैंडस्लाइड हो रहा है। शहर की रीढ़ माने जाने वाले बलिया नाले के भूस्खलन के बाद ध्वस्त होने से न केवल नैनीताल शहर को बल्कि उससे जुड़े एक होटल में रह रहे सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। बुधवार सुबह करीब 8 बजे नैनीताल और वीरभट्टी इलाके को जोड़ने वाली सड़क के लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद से ही इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल इस पूरे पहाड़ के नीचे से बलिया नाला बहता है, जो हर रोज इसकी बुनियाद को खोखला कर रहा है और पहाड़ नीचे से खिसकने की वजह से ऊपर से भरभराते हुए गिर रहा है। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास में रह रहे लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया। मजबूरन लोगों को अपने घरों से अपना सामान निकालकर सड़क पर रखना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से यहाँ के लोगों को हटाने की मुहिम चल रही है। अब तक लगभग 28 परिवारों को विस्थापित किया गया है और बाकी लोगों को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट आईएएस दंपति के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी तक आपने शातिर अपराधियों को फरार होते हुए सुना होगा, लेकिन एमपी के लोकायुक्त को उस आईएएस दंपति की सरगर्मी से तलाश है जो कई दिनों से फरार है। करगिल युद्ध के वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे पति और कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी रही उनकी पत्नी के विदेश भाग जाने की आशंका की वजह से उनकी तस्वीर सभी एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के पास पहुंचा दी गई है। दरअसल भ्रष्टाचार से अरबों रुपए की संपत्ति बनाने वाली दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और भोपाल से इनका गिरफ्तारी वारंट निकले भी कई दिन हो गए हैं, लेकिन इनका कुछ अता पता नहीं है। ये तस्वीरें हैं एमपी के कभी वरिष्ठ आईएएस रहे दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की। 4 फरवरी 2010 तक एमपी के सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी और महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव रही टीनू जोशी का सिक्का पूरी सरकार पर चलता था। 4 फरवरी को पड़े छापे के बाद जब इनकम टैक्स ने संपत्ति खंगालना शुरू की तो हैरत में पड़ गए। उनके घर से 3 करोड़ रुपए नकद, 7 लाख के डॉलर सहित 360 करोड़ की संपत्ति गिनने में आयकर विभाग का अमला भी हाँप गया था। दरअसल कुछ दिनों पहले लोकायुक्त पुलिस ने इनका गिरफ्तारी वारंट जैसे ही जारी किया, ये फरार हो गए। हालांकि इनका जलवा प्रशासन में अभी भी बरकरार है। इसी वजह से इनसे आज तक इनका बंगला खाली नहीं करवाया गया है। विदेशों की तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग होगी। दिल्ली पुलिस ने इसका डेमो तैयार किया है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली पुलिस को आए दिन ऐसे प्रदर्शनों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन कई बार हजारों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोक पाना आसान नहीं होता। लोग अक्सर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अब ये सब कर पाना मुमकिन नहीं होगा। दीवार सी नजर आ रही ये हाईटेक बैरिकेडिंग है। इस पुराने अवरोधक को छोड़कर दिल्ली पुलिस अब इस हाईटेक बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करेगी। इस बैरिकेडिंग के साथ हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए महज 10 पुलिस वाले ही काफी हैं। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनों से निपटने के लिए अपने को हाईटेक बनाने की व्यवस्था कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे एक हाईटेक बैरिकेडिंग का जो दिल्ली पुलिस ने वो लॉन्च करी है। फिलहाल इसका भी डेमो चल रहा है जो पार्लियामेंट थाने पे चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे पूरे अपने पिछली बैरिकेडिंग से बिल्कुल अलग बैरिकेडिंग है। इसके अंदर कैमरास लगे हुए हैं, फ्लड लाइट लगी हुई है। ये बैरिकेडिंग दिन और रात दोनों में पूरी तरीके से काम कर सकती है। इसके अंदर माइक्स लगे हुए हैं जिनके इसके पीछे रह के जो है प्रदर्शनकारियों से बात की जा सकती है। विंडोज लगी हैं जिससे पहले जो पुलिसकर्मी हैं उनको बड़ी संख्या में खड़ा किया जाता था बैरिकेडिंग के पीछे कि अगर प्रदर्शनकारी पीछे न आए, लेकिन इन बैरिकेडिंग होने से कहीं ना कहीं पुलिस की जो संख्या है वो प्रदर्शन के दौरान कम की जा सकती है। विदेशों में जन सैलाब को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये आधुनिक बैरिकेडिंग कई खासियतों से लैस है जो इसे इतना हाईटेक बनाती है। बैरिकेड प्रदर्शन के दौरान कम की जा सकती है। विदेशों में जन सैलाब को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये आधुनिक बैरिकेडिंग कई खासियतों से लैस है जो इसे इतना हाईटेक बनाती है। बैरिकेड एक्चुअली थोड़ा हाईटेक बैरिकेड है, जैसे हम फॉरेन में देखते हैं। इसमें क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज हैं, इसमें फ्लड लाइट्स हैं, इसमें मैन होल्स हैं, इसमें उसी तरह के फायरिंग पोर्ट्स हैं, टीयर गैस फायर कर सकते हैं, आप मीडिएशन किसी को बुला सकते हो। इसके बीच में विंडोज़ दी हुई हैं, इसके बीच में हमारे वायरिंग मेश लगे हुए हैं। तो आप किसी भी तरह के क्राउड को, जहाँ एक फोर्स हम 150 की, 200 की, 300 की फोर्स हमें चाहिए होती है, यहाँ पे आपको 10 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदे भी कंट्रोल कर दे सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने फिलहाल हाईटेक बैरिकेटिंग का डेमो किया है। ये डेमो नई दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के बाहर किया गया। ये बैरिकेटिंग मोबाइल बैरिकेटिंग होंगी, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें कैमरों के साथ फ्लड लाइट्स, माइक, पुरानी बैरिकेटर्स के साथ कुछ संख्या में पुलिस बल को भी ले जाया जा सकता है। इसमें सायरन्स भी लगे होंगे और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने की भी व्यवस्था है। इसमें खड़े होकर दिल्ली पुलिस के जवान आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर 3 दबंगों पर महिला से गैंगरेप करने का आरोप लगा है।